Assalamu alaikum everyone. Today I am going to discuss about pediatric nutritional disorder, specifically marasmus. It's with its etiology, clinical findings, treatment and prevention. So let's get started. So first of all we have to discuss malnutrition. Malnutrition simply refers to a condition where the body does not receive the necessary nutrients like vitamins and minerals to maintain optimal health. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक वो कंडीशन है जिसमें बॉडी इनफ अमाउंट में जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनको रिसीव नहीं कर पाती कि वो अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन कर सकें। अब ये क्यों काज होती है? बिकॉज देयर इज़ पुअर एब्जॉर्प्शन, यानी वो खा पी सही रहा है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही से ले रहा है लेकिन उसमें एब्जॉर्प्शन पुअर हो रही है, या फिर उसकी इनएडिक्वेट डाइट है, या फिर उसका डिमांड इंक्रीज़ हो गया है न्यूट्रिएंट्स का, फूड इनसिक्योरिटी और क्रोनिक डिजीज़ की वजह से माल न्यूट्रिशन काज हो सकती है। इसके टाइप्स अगर हम देखें तो 3 टाइप्स होते हैं। एक है अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये टाइप्स है माल न्यूट्रिशन की। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो डिपेंड करता है अंडर न्यूट्रिशन के ऊपर। सो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है इनएडिक्वेट कैलोरी इनटेक और न्यूट्रिएंट इनटेक, जो कि वेट लॉस, फटीग और वीकेंड करता है इम्यूनिटी को। तो इसको हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी जो नॉर्मल लेवल होती है कैलोरी और न्यूट्रिएंट इनटेक की, उससे कम मिकदार में आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। देन ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है एक्सेसिव कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट इनटेक, जो कि ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़ कर सकती है। उसके बाद है लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जैसे कि लैक ऑफ इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स, जिसमें विटामिन ए, आयरन और जिंक, जो कि स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को काज करते हैं। इनको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है अंडर न्यूट्रिशन। ओके, अंडर न्यूट्रिशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मरासमस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस है, अ 2 year old चाइल्ड प्रेजेंट्स विथ फीवर, इरिटेबिलिटी एंड डायरिया। हिज वेट इज़ किलोग्राम वेट लॉस, यानी एक 2 साल का बच्चा है जो कि हमारे पास फीवर, इरिटेबिलिटी और डायरिया के साथ आया है। उसके अलावा उसका वेट लॉस भी हुआ है। तो ये कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है? सिंपली इसका मतलब है मरासमस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो देयर इज़ मार्क्ड मसल वास्टिंग, यानी देखने से ही आपको पता लग सकता है कि ये बच्चा मरासमस का शिकार है। इसमें आपको सामने से ही इसकी मसल वास्टिंग नज़र आती है, जो कि प्रोमिनेंटली आपको दिखने को मिलती है। उसके अलावा इट इज़ 20 times मोर कॉमन देन किवाशी और कोर। ये भी एक अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन है जो कि माल न्यूट्रिशन में होती है। जो मरासमस है वो 20 टाइम इससे ज़्यादा कॉमन होता है। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इट यूजुअली अकर बिलो ईयर्स ऑफ एज बट कैन अकर इन ओल्डर चिल्ड्रंस। अब मोस्टली ये तो छोटी उम्र वाले बच्चों में अकर होती है, लेकिन ये ओल्डर चिल्ड्रंस में भी कंडीशन अकर हो सकती है। अब ये क्या है, मज़ीद में इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो ये सेम, वर्ड सेम का मतलब है सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। जो मरासमस है ये एक फॉर्म है सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का, जिसमें एनर्जी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। सो इट कैन अकर इन एनीवन विथ सिवियर माल न्यूट्रिशन बट यूजुअली अकर्स इन चिल्ड्रेन। जो भी सिवियर एक्यूट माल नरिश्ड पीपल हैं उनमें हमें ये देखने को मिल सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूजुअली ये चिल्ड्रंस में अकर होती है, जिनमें इनका बॉडी वेट रिड्यूस होकर 62% तक होता है उसके नॉर्मल, यानी जो उसका एक्सपेक्टेड बॉडी वेट है फॉर द एज, उससे 62% कम हो जाता है। देन मरासमस का अकरेंस अगर हम देखें तो ये इंक्रीज होता है प्रियर टू एज। देन इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम किवाशी और कोर इन दैट किवाशी और कोर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी विथ एडिक्वेट एनर्जी इंटेक। अब इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि किवाशियो कोर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है लेकिन उनमें एनर्जी इनटेक ज़्यादा होती है। और अगर हम किवाशियो कोर की अकरेंस देखें तो वो 18 मंथ्स के बाद इंक्रीज़ होती है। उसके बाद मरासमस
ये क्या है, ये इनएडिक्वेट एनर्जी इसमें अगर होती है, जिसमें ऑल फॉर्म्स की इनटेक आ जाती है, जिससे कि प्रोटीन भी इसमें आ जाती है, लेकिन क्वाशियोकोर में जस्ट प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। तो यही मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इनकी इटियोलॉजी अगर हम देखें तो प्राइमरी काज जो मरासमस है मोस्ट कॉमनली डाइटरी डेफिशिएंसी या फिर समटाइम सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड फूड इनटेक की वजह से अकर होता है। उसके अलावा जो उसकी डाइट है वो डेफिशिएंट है उनकी कैलोरीज में, विच फेल्स टू सेटिस्फाई द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रैपिडली ग्रोइंग चिल्ड्रंस। यानी जो उस एज के बच्चे को कैलोरीज की नीड है, उस दौरान उसकी डाइट में उतनी कैलोरीज नहीं है जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा ओवर डाइल्यूटेड मिल्क इज़ गिवन टू द चाइल्ड आइडर ड्यू टू इग्नोरेंस और फियर ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं, जो उनको मिल्क देती हैं वो या तो ओवर डाइल्यूटेड होता है, यानी अगर वो उनको अपना मिल्क ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही, दूसरा मिल्क दे रही हैं, उनमें भी वो ज़्यादा अमाउंट में पानी डाल रही हैं, वाटर की एडिशन कर रही है, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो ओवर डाइल्यूटेड हो जाता है, जिसमें उस बच्चे को इनफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाती। ये भी इसका काज है। उसके अलावा वीनिंग फूड आर नॉट स्टार्टेड एट ऑल और वीनिंग्स गोन, यानी जैसे कि वीनिंग्स की एज होती है 4 to 5 मंथ्स ऑफ एज, यानी जब बच्चा 4 या 5 मंथ की एज में आ गया है तो उस दौरान आप उसकी वीनिंग स्टार्ट करें। वीनिंग का मतलब है ब्रेस्ट फीड, यानी मिल्क से अलावा जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो आप उसको दें। तो इस बच्चे में वो एब्सेंट होगी, यानी उसको वीनिंग्स अभी तक स्टार्ट नहीं की होगी, तो उसकी वजह से भी मरासमस काज हो सकता है। तो ये इसके प्राइमरी काजेज़ हैं। मज़ीद इसके हम काजेज़ देखें तो मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मैटरनल एनीमिया, पुअर्टी, पैथोलॉजिकल कंडीशन बेबी में, जैसे कि डायरिया हो गई। डायरिया में क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स की वो नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से अगर सीवियर डायरिया है बेबी में तो इसकी वजह से मरासमस हो सकती है। निमोनिया की वजह से हो सकता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़, मलेरिया और नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटस। एंटीरोकोलाइटस यानी जो इंटेस्टाइन और कोलॉन से उनमें इन्फ्लामेशन अकर होती है, जिसकी वजह से अगेन जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाती। पाइलोरिक स्टीनोसिस, उसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी वो लैक्टोज को टेलोरेट नहीं कर पाते। जब वो लैक्टोज को टेलोरेट नहीं कर पाएंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अगेन वो अंडर न्यूट्रिशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से मरासमस काज होगी। इनटू ससेप्शन, अगेन ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है जो कि उसकी फूड एब्जॉर्प्शन डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगी। मेनिंजाइटिस और एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, उसको उस बेबी को भूख नहीं लगती, तो इसकी वजह से भी यानी लॉस ऑफ एपिटाइट। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब है लॉस ऑफ एपिटाइट। तो ये सारी इटियोलॉजी है, ये सारे काजेज़ हैं जो कि मरासमस को काज कर सकते हैं। देन इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें तो क्लिनिकल पिक्चर में मोस्टली इसकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, यानी ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी। मार्क्ड मसल वास्टिंग देखने को मिलेगा और लॉस ऑफ सबक्यूटेनस फैट, यानी जो भी उसका सबक्यूटेनस फैट है वो लॉस हो जाएगा। देन द फेस इज श्रीवेल्ड एंड हैज़ नो बक्कल पेड ऑफ फेट, यानी जैसे कि बेबीज़ में पफ़ी पफ़ी फेस होता है, तो उस टाइप का आपको फेस उस बच्चे में नहीं देखने को मिलेगा। डायरेक्ट उसके जो बोन्स होंगे वो प्रोमिनेंट होंगे। देन थाइस एंड बटक्स आर श्रीवेल्ड एंड स्किन बिकम लूज एंड हैंड्स इन फोल्ड, यानी जो थाइज और बटक में जो मसल्स होते हैं वो नहीं होंगे, डायरेक्टली आपको बोन्स उनके नज़र आएंगे, स्किन उनकी लूज़ हो जाएगी और वो फोल्ड्स के फॉर्म में लटकेगी। उसके अलावा एब्डोमिन इनका प्रोट्रीबेंट होगा ड्यू टू हाइपोटोनिक मसल। एक तो उनके मसल्स हैं वो कम है और उसके अलावा उनमें हाइपोटोनिसिटी है, जिसकी वजह से जो एब्डोमिन है वो प्रोट्रीबेंट आपको देखने को मिलेगा। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसकी पिक्चर, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं मरासमस वाले बेबी। इसकी मसल जो वेस्टिंग है वो सामने से ही मार्क्ड है। उसके अलावा जो बॉडी का फैट है वो भी लॉस हो गया है इस बेबी में,
और जो बोन्स है उसके वो प्रोमिनेंटली आपको दिखने को मिल रहे हैं। किसी भी किस्म का इसमें जो मसल्स हैं वो हमें दिखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह का बेबी होता है मरासमस का। ओके, उसके अलावा और क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो टेम्परेचर इनका सब नॉर्मल होता है। उसके अलावा टेंडन रिफ्लेक्स डायमेंश होते हैं और प्लांटर रिफ्लेक्स में भी एब्सेंट इन एक्सट्रीम केसेस। बहुत सारे केसेस में यानी जो सीवियर केसेस हैं उनमें आपको प्लांटर रिफ्लेक्स भी एब्सेंट मिलेगा। चाइल्ड रिप्रेजेंट बीइंग एग्जामाइंड बट ही इज़ यूजुअली अलर्ट एंड हैज़ गुड एपिटेट। अब इसमें जो अगर हम इसको एग्जामाइन करें तो ये आपको ऐसे लगेगा कि इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन वो अलर्ट होता है और उसकी एपिटाइट भी गुड होती है। उसके अलावा एडिमा इसमें आपको नहीं मिलेगी। एडिमा इज नेवर प्रेजेंट इन मरासमस। ये एक डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है कि किशावियों से। इसमें आपको एडिमा नहीं मिलेगी, जिसे इस डायग्राम में आपने देखा। ठीक है, स्किन एंड हेयर चेंजेस आर एब्सेंट। इसमें हमें स्किन एंड हेयर चेंजेस भी नहीं मिलते। अब साइंस जो कि ऑलवेज प्रेजेंट होगी तो वो है एक तो एक्सट्रीम ग्रोथ फेल्यूर और वेट बिलो 60% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट, यानी जो उसका एक्सपेक्टेड वेट है उससे 60% आपको कम वेट मिलेगा। मार्क्ड मसल वास्टिंग एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनस फैट। पेशेंट इज यूजुअली अलर्ट एंड हैज गुड एपिटाइट। फेस इज फेजेंट एंड शिवेल्ड लाइक ओल्ड मैन, लिटिल ओल्ड मैन और मंकी फेस, and there are virtually no buttocks and head seems large in proportionate to the body और proportion to body। अब ये वो साइंस हैं जो कि ऑलवेज प्रेजेंट होगी मरासमस के पेशेंट में। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपको। उसके अलावा ये वो साइंस है जो कि ओकेशनली प्रेजेंट होगी। एक तो एनीमिया होगी, उसके अलावा डायरिया एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, ये ओकेशनली प्रेजेंट होगी। देन साइंस ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी जिसमें चिलियोसिस, डर्माटोसिस एंड रिकेट्स। चिलियोसिस को हम एंगुलर इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो माउथ है उनकी एंगल्स में रेडनेस हमें देखने को मिलती है। डर्माटोसिस ये अगेन एक स्किन डिजीज़ है। और उसके अलावा रिकेट्स जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो बेबी में बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स में कॉम्प्लिकेट द क्लिनिकल पिक्चर, यानी ये जो ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स है मज़ीद इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है उनको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। और ये वो साइंस हैं जो कि ओकेशनली प्रेजेंट होती हैं इन द पेशेंट ऑफ मरासमस। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बाद है उसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम बोथ काजेज़ और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिसऑर्डर दोनों को ट्रीट करेंगे, जिसमें इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन एंड सर्कुलेशन डिसऑर्डर। अब ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हमें इन कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट करना है और इस कंडीशन को भी ट्रीट करना है। अगर हम इनको इग्नोर कर रहे हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर रहे हैं और ना ही डिहाइड्रेशन को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हाई मोर्टेलिटी को लीड कर सकते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली लीथल हैं और डेथ को भी काज कर सकते हैं। तो हमें उनके कॉम्प्लिकेशन और काजेज़ दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रीट करना है। इनिशियली द चाइल्ड इज़ फेड ड्राइड स्किम मिल्क दैट हैज़ बीन मिक्सड विथ बॉइल्ड वाटर। इनिशियली हम उसको ड्राइड स्किम मिल्क देंगे जिसको हम बॉइल्ड वाटर से मिक्स करके उस बच्चे को देंगे। देन रीफीडिंग मस्ट बी डन स्लोली टू अवॉइड रीफीडिंग सिंड्रोम। अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक ही टाइम पर हमें ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी, ना ही उसको ज़्यादा फीड करना है, रीफीड करना है। क्योंकि अगर हम रीफीड इनफ अमाउंट में करेंगे इनिशियली तो उसको रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो हम स्लोली उसको रीफीडिंग कराएंगे, जिसकी वजह से उसको जो रीफीडिंग सिंड्रोम अगर होने के चांसेस हैं वो कम होंगे। वंस चिल्ड्रेन स्टार्ट टू रिकवर दे शुड हैव मोर बैलेंस्ड डाइट विच मीट्स देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। आहिस्ता आहिस्ता जो चिल्ड्रन है वो रिकवर होना स्टार्ट करेगा, उसके बाद हम उसको बैलेंस डाइट देंगे जो कि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को मीट करेंगी। ओके, then children with marasmus commonly develop infection and are consequently treated with antibiotics और other medication। अब ये जो बच्चे होते हैं इनमें मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। अब इनको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स और दूसरी मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी इनकी क्या है कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इनको भी हमें ट्रीट करना है क्योंकि ये भी लीदल है और जो कि
मोर्टेलिटी को काज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली मरासमस कैन प्रोग्रेस टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न व्हेन द बॉडीज एबिलिटी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज लॉस्ट। अब इसमें क्या है, जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, यानी मरासमस अब वो ऐसी पॉइंट पर जाकर पहुंची है जहां से रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम है, और वो कंडीशन जहाँ पर जो बॉडी की एबिलिटी है प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए वो ख़त्म हो गई है। तो ये एक लीथल स्टेज है। इस पॉइंट में अगर हम इसको, यानी इस बच्चे को हमने बहुत इग्नोर कर लिया है, इसको हमने अर्ली डायग्नोस नहीं किया, तो इस पॉइंट पर हम चाहे जो मर्ज़ी हम उसको फूड या फिर प्रोटीन दें, वो किसी काम की नहीं रहेंगी, और अल्टीमेटली उसकी जो डेथ है वो पक्की है। तो इस पॉइंट पर कोई फ़ायदा नहीं है उसको नरिश करने का, क्योंकि कोई चांसेस ही नहीं है बचने के। तो इसीलिए आपने इसको अर्ली डायग्नोस करना है और जल्द से जल्द इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करना है। तो ये थी इसकी ट्रीटमेंट। उसके बाद हम इसकी प्रिवेंशन को डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन में एक तो हमें डिटेक्शन और ट्रीटमेंट इसकी अर्ली करनी है। अर्ली ट्रीटमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ अर्ली माल न्यूट्रिशन, प्रोमोट बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग अप टू द एज ऑफ 1 to 2 years। हम उनकी जो मदर्स हैं उनको एजुकेट करेंगे कि अपने बच्चों को 1 या 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करवाएं। उसके अलावा अवॉइड आर्टिफिशियल फीडिंग टिल द एज ऑफ 4 to 6 month। ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस सेमी सॉलिड फूड्स एट द एज ऑफ 4 to 6 month ऑफ एज, जिसको हम वीनिंग बोलते हैं, यानी मिल्क के अलावा दूसरे जो सेमी सॉलिड फूड है उनको हम देंगे एट द एज ऑफ 4 to 6 month। उसके अलावा जो उसकी इम्यूनाइजेशन और प्राइमरी केयर है उसको कंप्लीट करना है। एंड आल्सो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टिव डायरिया मोस्ट कॉमनली पुअर हाइजीन की वजह से होते हैं, तो उनके लिए भी हम उनको एजुकेट करेंगे, जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया। जैसे जैसे वो अपनी हाइजीन को मेंटेन रखेंगे तो उनमें जो इन्फेक्टिव डायरिया के चांसेस है वो कम होंगे। तो इस तरह से हम मरासमस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो आज की क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड आल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।